देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं चाबियां बनाया करता था। वैसे तो मौनपुर के बाजार में मेरी चाबी की दुकान भी थी, पर मैं ज़्यादातर अपने साइकिल से फेरियां लगाता था, जिससे मेरी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। ऐसे एक रोज़ जब मैं चक्कर लगाकर तकरीबन 3 बजे के करीब अपनी दुकान पहुंचा, तो मैंने पाया कि एक आदमी मेरे दुकान के सामने खड़ा है। फिर जब मैंने उससे बात की तो मुझे पता चला कि उसके फ्लैट की चाबी कहीं गुम हो गई है, जिस पर मैंने अपना रेट बताते हुए बोला, हाँ हो जाएगा। जिस पर उस आदमी ने मुझे अपना पता बताया और रात को 9 बजे आने को कहा। 9 बजे की बात सुनकर मैंने कहा, 9 बजे तो काफ़ी लेट हो जाएगा साहब, अभी चलते हैं ना। पर उस आदमी ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी उसे बहुत अर्जेंट काम है और वो रात के 9 बजे तक लौटेगा। ये जानने के बाद मैंने आगे कुछ भी नहीं कहा, सिवाय इसके कि ठीक 9 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। उस आदमी के जाने के बाद मैं दुकान खोलकर बैठ गया और जब रात के 8:30 बजे तो मैंने दुकान बढ़ाने की सोची, पर तभी एक ग्राहक आ गया जिसके घर के दरवाजे का ताला जाम हो गया था। तो मैं उसे ठीक करने उसी वक्त निकल गया और जब मैं उसके जाम पड़े ताले को खोलने में लगा तो मेरी नानी याद आ गई। पता नहीं कैसे मेरे सारे पैतरे उस ताले के आगे फेल हो रहे थे, पर मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। मैं लगा रहा जब तक कि मैंने वो ताला खोल नहीं दिया। ताला तो खुल गया था, पर मेरे पसीने छूट गए थे और ताला खोलते खोलते फिर जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 11 बज चुके थे। मतलब कि मेरा 9 बजे वाला काम छूट गया था। पर मैंने सोचा कि जाते जाते एक चक्कर उधर लगा जाता हूँ, क्या पता वो आदमी मेरा अभी भी वेट कर रहा हो। फिर जब मैं उस बताए के पते पर पहुँचा तो मैंने देखा कि कोई बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, काफ़ी खामोशी थी। फिर जब मैं उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने पाया कि अंदर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। फिर मैंने नोट किया कि हर घर के दरवाजे पर बड़े अजीब अजीब से ताले लटके हुए हैं। आज से पहले कभी भी मैंने इतने अजीबोगरीब ताले कभी नहीं देखे थे। खैर मैं एक एक करके तीसरे फ्लोर पर पहुंचा, जहां C7 फ्लैट था। मैं अभी फ्लैट नंबर C7 की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे सीढ़ियों पर किसी की चढ़ने की आहट सुनाई पड़ी। फिर जब मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो आदमी आ रहा है जिसने मुझे बुलाया था। फिर जब उस आदमी की नज़र मेरे पर पड़ी तो सॉरी बोलते बोला, मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, मुझे तो लगा कि आप लौट जाओगे। जिस पर मैंने कहा, कोई नहीं साहब, चलिए ताला खोलते हैं। फिर जब मैं उसके फ्लैट का ताला खोलने लगा तो मैं वो ताला देखकर थोड़ा चौंक गया, क्योंकि वो ताला भी बड़ा ही अजीब सा था। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा भी, क्या साहब ये भयानक ताला ही मिला था आपको लगाने के लिए? जिस पर उस आदमी ने कहा, अरे ये ताला पिछले मालिक का लगाया हुआ है। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी और फिर वो फ़ोन पर बातें करने में बिजी हो गया। वहीं मैं उस ताले को खोलने में लग गया था। मैं ताले को खोलने में इतना ज़्यादा खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो आदमी बात करते करते वहाँ से चला गया है। फिर जब मुझे चाबियों के गुच्छों की खनखनाहट की आवाज़ सुनाई दी तो मैं थोड़ा चौंक गया और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि एक औरत जिसके लंबे घने बाल हैं वो सीढ़ियों के सामने चुपचाप बैठी हुई है। साथ ही एक चाबियों का बड़ा गुच्छा उसके गले से लटक रहा है। उस औरत को वहाँ देखकर मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। आखिर वो चाबी वाली औरत थी इतनी अजीब, ऊपर से वो आदमी भी वहाँ पर मौजूद नहीं था, जिस वजह से अब मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उस ताले को खोलूँ। मैंने फटाफट अपना फैला हुआ सामान बटोरा और जैसे ही वहाँ से जाने के लिए पीछे पलटा तो मैंने पाया कि अब वो औरत वहाँ पर नहीं है। मैं जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अभी मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा ही था कि तभी मुझे वही सीढ़ियों के सामने, जहां वो चाबी वाली औरत बैठी हुई थी, वहाँ एक अजीब सी चाबी पड़ी हुई दिखी। पता नहीं क्यों मैंने वो चाबी उठाकर अपने बैग में रख ली। अभी मैंने बैग में चाबी रखी ही थी कि तभी वो आदमी सीढ़ियों से आता हुआ नजर आया। फिर जब उसकी नज़र मेरे पर पड़ी तो उसने कहा कि ताला खुल गया क्या? इस पर मैंने कहा, नहीं साहब, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं ताला नहीं खोल पाया, आपका ताला तोड़ना होगा। अरे नहीं, ताला तोड़ सकते तो क्या ही बात थी। उस आदमी ने उदास मन से 200 रुपये पकड़ाते हुए कहा, आप जाओ, मैं कोई दूसरा तरीका देखता हूँ इस ताले को खोलने का। फिर मैं वहाँ से सीधा घर चला आया। फिर मैं खाने पीने के बाद जब मैं सोने के लिए चारपाई पर लेटा तो मुझे एकदम से उस चाबी का ख्याल आ गया जो मैंने वहाँ से उठाई थी। मैं चारपाई से उठा
और अपने बैग से वो चाबी बाहर निकाली और उस चाबी को गौर से देखने लगा। उस चाबी पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। साथ ही उस चाबी पर एक निशान बना हुआ था जिसे देखकर ऐसा लगा कि मानो मैंने पहले कहीं भी ये निशान देखा है, पर कहाँ ये याद नहीं आ रहा था। खैर अब तक काफ़ी रात भी हो गई थी और आंखें भी काफ़ी भारी होने लगी थी, लिहाजा मैं चारपाई पर लेटते ही सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो उस चाबी वाली औरत को अपने सामने देखकर सहम सा गया। फिर जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने पाया कि मैं अपने घर में नहीं बल्कि उसी बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ जहाँ मैं ताला खोलने आया था। उस वक्त मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। फिर जब मेरा ध्यान मेरे बंद पड़ी मुट्ठी पर गया तो मुझे कुछ गर्म गर्म महसूस हुआ और जब मैंने अपनी मुट्ठी खोली तो मैंने पाया कि मेरी मुट्ठी में वही चाबी है जो अभी चमक रही थी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि मेरे पैर अपने आप ही उस बिल्डिंग के अंदर की तरफ बढ़ने लगे, मतलब कि अब मुझे अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं रहा था। फिर जब मैं उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने पाया कि बिल्डिंग के घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, जबकि उन सब घर के दरवाज़ों पर वही अजीब व गरीब ताले लगे हुए थे। ये सब देखकर जहाँ मेरा दिमाग फटने को हो रहा था तो वहीं मेरे पैर मुझे लगातार आगे लेकर जा रहे थे। फिर जब मैं तीसरे मंजिल पर पहुंचा तो वहाँ बहुत खामोशी थी और वो चाबी वाली औरत एक दरवाजे के सामने अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी। फिर जब मैं उस दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस दरवाजे पर लटका ताला भी बिल्कुल उसी तरह चमक रहा था जैसे कि मेरे हाथ में रखी चाबी, मतलब कि ये चाबी इसी ताले की थी। मैं अभी उसी चमकते ताले को देख रहा था कि तभी मुझे पीछे से जोरदार धक्का लगा और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। फिर जब मैं उठा तो ये देखकर हैरान हो गया कि मैं अपने घर के चारपाई के नीचे गिरा पड़ा हूँ, मतलब कि मैं सपना देख रहा था। अपने आप को घर में पाकर जहाँ मुझे थोड़ा सुकून मिला था तो वहीं चारपाई पर रखी वो चाबी ठीक वैसे ही चमक रही थी जैसे कि मैंने अभी सपने में चमकती हुई देखी थी। अब तक मैं ये तो समझ चुका था कि ये मामला ज़रा पेचीदा है और इसमें पढ़ने का मतलब आफत को गले लगाना। लिहाजा मैं समझदारी दिखाते हुए उस चाबी को उसी समय उठाकर बाहर फेंक आया। चाबी को फेंकने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरी एक आंख भी लगातार फड़क रही थी। खैर किसी तरह रात तो कट गई पर अभी भी बेचैनी और घबराहट बरकरार थी। मेरा मन नहीं कर रहा था घर से बाहर जाने को, पर जब जीवन घर पर आया तो उसे देखकर याद आया कि आज तो जीवन के साथ लड़की देखने जाना है। एक तरह से ये अच्छा ही था कि बाहर जाने से थोड़ा मन हल्का हो जाता। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद नहा धोकर हम 3 लोग निकले सिंगापुर लड़की वालों के घर के लिए। तकरीबन 3 बजे के करीब मैं, जीवन और अशोक लड़की वालों के घर पहुंचे। नाश्ता पानी करने के बाद जब लड़की आई तो मैं उसके गले में वही चाबियों का छल्ला देखकर सहम सा गया। मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ते देख जीवन बोला, भाई ऐसे क्यों देख रहा है, भाभी है यार तेरी। जीवन के इतना कहते ही मैंने अपनी नज़रें नीचे कर ली। उस समय मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। फिर मेरी दोबारा हिम्मत नहीं हुई उस लड़की को देखने की और तकरीबन 1 घंटे बाद हम तीनों लड़की वालों के यहाँ से निकले। जहाँ जीवन बहुत खुश लग रहा था तो वहीं मेरे दिल की धड़कनें अभी भी बैठे ही जा रही थी। बस में बैठने के बाद मैं चुपचाप खिड़की पकड़कर बैठ गया। अब तक शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा पसरा जा रहा था। बस हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ी जा रही थी। फिर कुछ देर के बाद जब बस रेलवे फाटक पर पहुंची तो बस रुकी और बस अभी रुकी ही थी कि तभी मेरी नज़र एक छोटी बच्ची पर पड़ी जिसके गले में वही चाबियों का छल्ला लटका हुआ था। पर वो छोटी बच्ची एकटक मुझे देखे जा रही थी। मैं तुरंत ही उस खिड़की वाली सीट को छोड़कर बस की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। डर के मारे मेरे हाथ पर कपकपाए जा रहे थे। कुछ देर के बाद बस खुली पर मेरा डर कम नहीं हुआ। तकरीबन 9 बजे के आसपास हम बस से उतरे। बस से उतरने के बाद जीवन और अशोक अपने घर की तरफ चल पड़े। मैं अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे वो चाबी वाली औरत चौराहे के ठीक बीचों बीच खड़ी नजर आई। मैं उसे देखते उल्टे पैर भागा और भागता ही रहा। मुझे ये पता नहीं था कि मैं किधर भागे जा रहा हूँ। बस जिधर भी थोड़ी रोशनी दिख जाती उधर ही मुड़ जाता और जब भागते भागते मेरी सांस चढ़ गई तब जाकर मैं रुका। वहाँ पर रुकते ही सबसे पहले मैंने पीछे पलट कर देखा, ये देखने के लिए कि कहीं वो औरत मेरे पीछे तो नहीं आ रही। पीछे तो कोई नहीं था, पर जब मैंने अपने सामने देखा तो मैं उसी बिल्डिंग के सामने खड़ा था जहाँ से ये मुसीबत मेरे गले पड़ी थी।
किसी ने सच ही कहा है, तुम मौत से जितना भी दूर भागने की कोशिश करोगे उतने ही मौत के करीब पहुंच जाओगे। और अभी ठीक ऐसे हुआ मेरे साथ। मतलब साफ था कि इस मुसीबत से भागा नहीं जा सकता और इस मुसीबत का सामना करके ही कुछ हो सकता था। और जब वो चाबी वाली औरत वहाँ पर पहुँची तो मैं बिल्कुल नहीं भागा और उस औरत ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और बिल्डिंग के अंदर चली गई। उसके बिल्डिंग में जाते ही मैं भी उसके पीछे पीछे बिल्डिंग में दाखिल हुआ। इस बार जब मैं बिल्डिंग के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि बिल्डिंग के घर के हर दरवाजे पर कोई ना कोई लेटा हुआ है। फिर जब मैंने उन्हें ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि उन सभी के हाथों में चाबियां हैं। फिर जब मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो चाबी वाली औरत किसी आदमी को गर्दन से पकड़े हुए है। उस आदमी को छटपटाता देख मेरी तो सांसें उखड़ने लगी थी। तभी उस औरत ने उस आदमी को नीचे पटक दिया। नीचे गिरते ही वो आदमी एकदम शांत हो गया। फिर जब वो औरत उसी दरवाजे के सामने बैठी और मुझे दरवाज़ा खोलने का आंखों से इशारा किया तो मैं डगमगाते हुए दरवाजे तक पहुंच तो गया। पर जब ये बात मैंने उस चाबी वाली औरत को बताई कि मैंने वो चाबी फेंक दी है तो उसने गुस्से में आकर मेरी भी गर्दन पकड़ ली। उस औरत ने मेरी गर्दन इतनी कसकर पकड़ी थी कि अब मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था और देखते ही देखते मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। और जब पूरी तरह अंधेरा छा गया तो मुझे उस अंधेरे में एक सींग वाला बच्चा दिखा जिसके हाथों में मेरी फेंकी हुई चाबी थी। अभी मैं उस बच्चे के हाथों में वो चमकती हुई चाबी को ही देख रहा था कि तभी उस औरत ने मुझे नीचे पटक दिया और नीचे गिरते मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी कच्ची सड़क पर मिट्टी में सना हुआ पड़ा था। फिर मैं कपड़े झाड़ते हुए वहाँ से उठा और अभी सूरज आसमान से गायब था। मतलब कि अभी भी रात ही थी, पर रात के कितने बज रहे हैं इसका अंदाज़ा भी नहीं था। और अब मुझे उस सींग वाले बच्चे से अपनी चाबी लेनी थी जो शायद यहीं कहीं था। फिर जब मैंने उस सींग वाले बच्चे को खोजना शुरू किया तो मैंने पाया कि मैं किसी वीराने में हूँ, क्योंकि दूर दूर तक किसी भी तरह की हलचल नहीं थी। चलते चलते जब मैं थक गया तो थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठा। अभी मैं बैठा ही था कि तभी मेरी नज़र पेड़ के पीछे खेल रहे उसी सींग वाले बच्चे पर गई जिसके पास मेरी चाबी थी। मैं तुरंत ही उठा और उस बच्चे की तरफ दौड़ा। अभी मैं उस बच्चे के पास पहुंचा ही था कि तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़कर नीचे बैठा लिया। फिर जब मैंने पीछे देखा तो मैंने पाया कि एक बूढ़ा आदमी है। इससे पहले मैं कुछ कहता कि वो मुझे अपने साथ वहाँ से जाने को कहने लगा। उस समय उस बूढ़े की शक्ल देखकर यह साफ था कि वो भी बहुत डरा हुआ है, वो भी उस सींग वाले बच्चे के कारण। मतलब कि ये सींग वाला बच्चा बहुत ही खतरनाक है। फिर वो बूढ़ा आदमी मुझे अपने साथ अपने घर ले आया। वो उसी वीरान में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। फिर जब मैंने उसे अपनी सारी बात बताई तो उसने कहा, अच्छा हुआ तुमने वो ताला नहीं खोला, नहीं तो तुम उसी वक्त मारे जाते। पर अभी तुम्हें वो छोड़ेगी नहीं जब तक कि तुम उसका काम नहीं कर दो। दोस्तों, ये सब कहने के बाद उस आदमी ने एक कड़ा मेरे हाथ में पहनाते हुए कहा कि जब तक ये कड़ा तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक वो चाबी वाली चुड़ैल तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी। फिर सुबह होते ही उस बूढ़े आदमी ने मुझे एक हाईवे के करीब छोड़ दिया और मैं अपने घर लौट आया। उसके बाद से वो चाबी वाली औरत फिर कभी नहीं दिखी। पर लगभग 7 साल बीतने के बाद फिर से मुझे डर लगने लगा है, क्योंकि वो मेरे हाथ का कड़ा कहीं खो गया है। तो दोस्तों, फिलहाल में इस कहानी में बस इतना ही। कहानी में आगे जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो मैं जल्दी मिलूंगा इस कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, वैसे तो ये घटना काफ़ी पुरानी है, पर इस घटना ने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। ये बात तब की है जब मैं 15 साल का था और उस समय मुझे अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास हुआ करता था। मेरे साथी मेरे से हर मामले में पीछे रहते थे, पर बीतते वक्त के साथ मेरे सारे साथी आगे निकल गए और मैं कभी अपने भाग्य को कोसता तो कभी ये कहकर चुप करा लेता कि मेरा भी वक्त आएगा। वो वक्त तो नहीं आया, पर चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गईं। साथियों की तरक्की और खुद की नाकामयाबी ने मुझे झंझोर कर रख दिया था। उसी दौरान मेरी मुलाकात एक बड़े ही सिद्ध बाबा से हुई। उन्होंने मुझे देखते ही मेरे बारे में सब कुछ ठीक वैसे ही बताया जैसा कि हो रहा था। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा रातों रात किस्मत बदलना चाहते हो? बाबा के इतना कहते ही मुझे लगा कि मेरा वो वक्त आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। फिर मैंने तुरंत ही बाबा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ, कुछ चमत्कार कर दो बाबा। मेरे इतना कहते ही
उस बाबा ने रात के 1 बजे गांव के चौराहे पर मिलने को कहा और ये कहकर बाबा वहां से चले गए। फिर मैं भी घर लौट गया और जहां घर वाले खाना खाकर गहरी नींद में सो रहे थे तो वहीं मेरी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर टिकी हुई थी जिसमें अभी 10 ही बज रहे थे। पर मुझे तो इंतजार था रात के 1 बजने का। पर पता नहीं क्यों आज घड़ी की सुई धीमे चल रही थी। एक पल को तो लगा कि घड़ी खराब हो गई है, पर मैंने पापा की रिस्ट वॉच में देखा तो उसमें भी 10 ही बज रहे थे। मतलब कि मैं ही कुछ ज़्यादा उतावला हो रहा था। खैर जब रात के 1 बजे तो मैं दबे पांव घर से निकला और गांव के चौराहे पर पहुंचा जहां पर वो बाबा हाथ में 3 जलते हुए दिए लिए पहले से खड़ा था। मेरे को देखते ही बाबा ने वो तीनों दिए मेरे हाथों में थमा दिए और मुझसे कहा, ये दिए लेकर तुम दक्षिण की तरफ निकल जाओ और जहां पहला दिया बुझे वहां जमीन खोद कर देखना। जमीन के अंदर से खजाने के साथ साथ एक पर्ची भी मिलेगी जिस पर लिखा होगा कि अब किस दिशा में जाना है। बस दिए को वहीं पर गाड़ कर तुम इस दिशा की तरफ चल पड़ना और जहां दूसरा दिया बुझे वहां भी ऐसा ही करना। पर इस पर पर्ची को खोलकर बिल्कुल भी मत देखना। खजाना निकालने के बाद बुझे दिए और उस पर्ची को वहीं दफन करके तीसरे दिए के बुझने से पहले घर पर लौट आना। दोस्तों इतना बोलकर वो बाबा वहां से चले गए, पर जाते जाते ये बोले कि ये शैतान का खजाना है। बाबा के वहां से जाने के बाद मैं भी वो जलते हुए तीनों दिए लेकर दक्षिण की तरफ चल पड़ा। अब मैं चलते चलते इतना दूर आ गया था कि गांव बहुत ही पीछे छूट गया था और अब सामने जंगल ही जंगल था। पर अभी भी तीनों दिए जल ही रहे थे और ऊपर से जंगल में गूंजती हवाओं ने एक अलग ही डरावना माहौल बना रखा था। पर मैंने ठान रखा था कि मैं खाली हाथ तो हरगिज नहीं जाऊंगा। लिहाजा मैं चलता रहा और फिर तभी अचानक तेज हवाएं बहने लगी। हवा इतनी तेज थी कि मुझे वहीं पर बैठना पड़ा। अभी मैं बैठा ही था कि तभी उन तीनों में से एक दिया बुझ गया। दिया के बुझते ही वो हवाएं भी एकदम से शांत हो गई, मानो वो हवाएं उस दिए को बुझाने के लिए आई हों। खैर मैंने बाबा के कहे अनुसार उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया तो मैंने पाया कि वहाँ की मिट्टी बहुत ही भुरभुरी है, जिसे मैं अपने हाथों से बड़ी आसानी से खोदने लगा। तकरीबन 3 फीट खोदने के बाद मुझे उस जगह एक लाल पोटली मिली और जब मैंने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें रखे सोने के सिक्कों ने मेरी आंखें चौंधिया दी। मैं उस एक पल में रंग से राजा बन चुका था और फिर मेरी नज़र उस पर्ची पर गई जिसमें अगले खजाने का रास्ता लिखा था। फिर जब मैंने उस पर्ची को खोलकर देखा तो पता चला कि अब मुझे उत्तर दिशा की तरफ बढ़ना है। फिर मैंने वो खजाने की पोटली अपने कंधे पर रखी और 2 दियों के साथ उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा। काफ़ी दूर आने के बाद अब मुझे थकावट के साथ प्यास भी लगने लगी थी, जिस वजह से मैं उसी जगह पर कुछ देर के लिए बैठ गया। और फिर जब मैं वहाँ से आगे चलने के लिए खड़ा हुआ तभी एक और दिया बुझ गया। फिर मैंने तुरंत ही खोदना शुरू कर दिया और तकरीबन 3 फीट खोदने के बाद इस बार मेरे हाथ एक सुनहरी पोटली लगी। फिर जब मैंने पोटली खोली तो मैंने पाया कि वो पोटली बेशकीमती रत्नों से भरी हुई है। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा खुश था कि इतना खुश मैं पहले कभी नहीं हुआ था। आखिरकार मेरा वो वक्त आ गया था जिसके बारे में मैं सोचा करता था। अब मुझे खजाना लेकर घर पर लौटना था। मैं उस दूसरे बुझे दिए को उस पर्ची के साथ ज़मीन में गाड़ने वाला ही था कि मैंने सोचा कि एक बार देख लेता हूँ कि इस पर्ची में क्या लिखा है, फिर ज़मीन में गाड़कर घर लौट जाऊँगा। और जब मैंने उस पर्ची को खोलकर देखा तो उस पर्ची में कुछ लिखा तो नहीं था, पर उसमें एक आदमी की अजीब सी तस्वीर बनी हुई थी। पर्ची देखने के बाद मैंने उस पर्ची को वहीं उस बुझे दिए के साथ गाड़ दिया और खजाने की लाल और सुनहरी पोटली लेकर घर के लिए जैसे पीछे पलटा कि जोरों से हवाएं चलने लगी। वो हवाएं इतनी जोरों से बह रही थी कि मैं चाहकर भी अपने कदम आगे की तरफ नहीं बढ़ा पा रहा था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो हवाएं मुझे यहाँ से जाने ही नहीं देना चाहती। फिर मैं कुछ देर के लिए वहीं पर चुपचाप बैठ गया और मेरे शांत बैठते ही वो हवाएं भी एकदम से थम गईं। हवाओं के थमते ही जैसे मैं चलने के लिए उठा कि फिर से हवाएं तेज हो गईं और अब तक मैं समझ गया था कि इस खजाने के साथ साथ यहाँ से घर लौटना यहाँ पर आने जितना आसान नहीं होने वाला। फिर मैं एक बार वहीं बैठ गया और फिर मेरे बैठते ही फिर से एक बार फिर हवाएं थम गईं। अच्छी बात तो ये थी कि वो आखिरी दिया अभी भी जल ही रहा था। पहले तो मैं कुछ देर वैसे ही शांत बैठा रहा और दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा तो एक आइडिया आया और मैं बैठे बैठे ही चलने लगा। पहले कुछ देर तक तो नॉर्मली रहा। मुझे भी लगने लगा कि
ये तरकीब भी काम कर गई, पर और कुछ आगे बढ़ने के बाद मेरे दोनों पैर घुटनों तक जमीन में धंस गए। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे ऊपर कोई हाथ ही चढ़ गया हो। वो दबाव इतना ज़्यादा था कि अब मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। देखते ही देखते आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पर मैं अभी भी होश में ही था। आंखों के सामने अंधेरा होते ही अब वो भारीपन महसूस होना भी बंद हो गया था और मेरे पैर भी ज़मीन के बाहर आ चुके थे। पर अब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई और मेरे आसपास है। उसके कदमों की आहट मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं डरते डरते बोला, कौन है? पर मेरे 3-4 बार पूछने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, पर वो अभी भी मेरे आसपास ही था। तभी वो मेरे कान के पास आकर बोला, सीधे चलो। और उसके ये कहते ही मैं सीधा चलने लगा। हालांकि अभी भी वो दोनों खजाने की पोटली और दिया मेरे हाथ में ही था। तकरीबन 10 से 20 मिनट सीधे सीधे चलने के बाद मुझे पानी की लहरों की आवाज़ आने लगी और कुछ आगे चलने के बाद मेरे पाँव गीले हो गए। मतलब कि वो मुझे किसी तालाब या नदी की तरफ ले आया था। पर मैं डर के मारे चुपचाप चलता रहा और धीरे धीरे पानी अब मेरे घुटनों तक आ गया था। पानी के घुटने से ऊपर आते ही मैं एकदम से रुक गया और रोते हुए बोला, मुझे तैरना नहीं आता, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। और मेरे इतना कहते ही उसने मुझे मेरे बालों से पकड़ा और उस पानी के अंदर खींचता हुआ ले गया। पानी में डूबते ही मेरी सांसें उखड़ने लगी। मैं किसी तरह बस पानी के ऊपर आना चाहता था, पर मैं काफ़ी देर तक पानी में ही छटपटाता रहा और छटपटाते हुए मैं कब बेहोश हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर जब मुझे होश आया तो अब मेरी आंखों का अंधेरा छट चुका था और अब मुझे पहले की तरह नॉर्मल दिखाई दे रहा था। पर अब मैं किसी रेगिस्तान जैसे इलाके में था। दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत फैली हुई थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे हाथों में ना तो वो खजानों की दोनों पोटलियां हैं और ना ही वो आखिरी दिया। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस बाबा की बात मानकर अब मैं कभी घर भी पहुंच पाऊंगा या फिर नहीं, ये भी साफ नहीं था। तभी पीछे से वही आदमी मेरे सामने आया जो उस पर्ची में छपा था। वो जितना भयानक उस पर्ची में लग रहा था उससे ज़्यादा हकीकत में था। अब उसे देखते मेरी बोलती बंद हो चुकी थी, मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी उसने मुझसे कहा, किस रेगिस्तान में एक जगह लाल मिट्टी है, उसे ढूंढो और उस मिट्टी के अंदर से जो कुछ भी मिले उसे लेकर यहीं आ जाना। अगर सुबह होने से पहले तुम नहीं लौटे तो तुम हमेशा हमेशा के लिए इस रेगिस्तान में खो जाओगे। दोस्तों, इतना बोलकर वो आदमी गायब हो गया और वहीं मैं उस रेगिस्तान में वो लाल मिट्टी ढूंढने लगा। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी वो लाल मिट्टी तो नहीं मिली, पर वहाँ कुछ ढूंढते हुए एक और आदमी मिला। जब मैंने उससे बात की तो उसने जो बताया वो सुनकर मुझे यकीन हो गया कि अब मेरा भी अंत इसी आदमी की तरह ही होना है। दरअसल इस आदमी को भी वो बाबा मिला था और उसने 3 दीप पकड़ाते हुए खजाने की बात की थी। पर तीसरे खजाने के लालच में अब वो आदमी कभी न ख़त्म होने वाले रेगिस्तान में सालों से फंसा है। फिर जब मैंने उस आदमी से आगे बात की तो उसने बताया कि लाल मिट्टी का एक टीला है इस रेगिस्तान में, जिसमें बैठे उस बाबा की आत्मा है, जिसे पाने के लिए बाबा शैतान की इस दुनिया में हम जैसे लालची और आलसी लोगों को यहाँ भेज देता है। दोस्तों, फिर जब उस आदमी ने उस टीले तक जाने का रास्ता बताया तो मैं बहुत चक्का रह गया। तो दोस्तों, उन्मत्त के साथ आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी का अगला भाग। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूँगा इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और ये कहानी उन दिनों की है जब मैं और रमेश बचपन के दोस्त हुआ करते थे। आप सभी तो जानते ही होंगे कि हमारी ज़िंदगी में दोस्त का होना कितना ज़रूरी होता है। एक दोस्ती तो है जो हर मुश्किल में हमारे काम आता है और साथ ही उनके साथ बिताया हुआ हर पल यादगार और खुशनुमा होता है। हम दोनों का घर भी बिल्कुल पास में ही था और हम स्कूल और कॉलेज सब जगह साथ ही जाते थे। पर ज़रूरी थोड़ी है कि ज़िंदगी हमेशा सबको साथ रखे, एक ना एक दिन तो सभी को अलग होना ही होता है। तभी हम दोनों ने साथ में जॉब के लिए मुंबई में एक बैंक ऑफिस में अप्लाई किया था, पर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया और रमेश सिलेक्ट हो गया था। मुझे खुशी तो थी रमेश की जॉब लगने की, पर इस बात का गम भी था कि अब हम दोनों दूर हो जाएंगे। पर अब कब मिलेंगे ये भी नहीं पता था। रमेश को कल ही निकलना था तो रमेश ने मालूम किया कि कल की ट्रेन प्रतापगढ़ से कौन सी है। फिर उसे पता चला कि
उद्योग नगरी एक्सप्रेस, जो कि रात के 1:50 पर प्रतापगढ़ से चलती है। फिर मैंने बोला कि ठीक है, कल मिलते हैं। अब सुबह होने पर रमेश मुंबई जाने की तैयारी में लग गया। इसी बीच कुछ मस्ती मजाक करते हुए सारा दिन बीत गया। फिर शाम को रमेश ने मुझे फ़ोन करके चलने को कहा। अरे भाई, स्टेशन तक चलोगे कि नहीं? तभी मैंने हामी भरते पूछा, भाई कितने समय बाद निकलोगे? रमेश ने बोला कि 9 बजे यहाँ से निकलते हैं। और ये कहकर रमेश ने फ़ोन रख दिया और उसके बाद मैं भी खाना पीना करके आराम से बैठ गया। मैं भी आराम से खाट पर लेटा दीवार पर टंगी घड़ी को देख ही रहा था कि तभी मुझे रमेश की आवाज़ सुनाई दी। और आवाज़ के सुनते मैं घर से बाहर निकला तो वो रमेश ही था, जो कि अपना एक बैग लिए बाहर खड़ा था। मैंने तुरंत ही अपनी गाड़ी निकाली और रमेश को गाड़ी में बैठने को कहा। और मैंने घर में आवाज़ मारते कहा, मम्मी मैं दीपक के साथ स्टेशन जा रहा हूँ। और ये बोलते हुए हम दोनों निकल पड़े स्टेशन की तरफ। सामने रास्ता बिल्कुल साफ था तो गाड़ी अपनी सही रफ्तार से दौड़ रही थी और गाड़ी में हल्का म्यूजिक भी चल रहा था और गाना गुनगुनाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे कि तभी अचानक से हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तभी हमने गाड़ी को रोकने की कोशिश की पर वो रुक ही नहीं रही थी कि तभी हमारी गाड़ी सामने से जा रही एक औरत से टकरा गई। गाड़ी इतनी तेज थी कि हमको लगा कि पक्का वो औरत मर गई होगी। हैरान की बात तो ये थी कि गाड़ी उस औरत से टकराने के बाद अचानक से गाड़ी आगे जाकर रुक गई। अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम गाड़ी से उतरकर उस औरत को देख लें। अभी रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे और उस सड़क पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। पर अब तो गाड़ी भी बंद हो गई थी तो हम पूरी रात तो सुनसान रास्ते पर गाड़ी के अंदर नहीं रुक सकते थे। तभी हम डरते डरते गाड़ी से बाहर निकले और पीछे देखा तो हमें पता चला कि वहाँ पर सच में एक औरत जख्मी पड़ी है। हमने पास जाने की कोशिश की लेकिन देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वो मर गई हो। फिर भी हम दोनों कांपते कांपते उसके पास गए और पास जाकर देखा तो सच में वो औरत मर गई थी। अब हमें डर था कि कहीं हम फंस ना जाएं। इससे पहले हमें कोई देख लेता कि हम तुरंत ही वहाँ से गाड़ी की तरफ भागे। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और तेज गति से गाड़ी निकाली। अभी हम थोड़े आगे गए ही थे कि सामने सड़क पर कोई लेटा हुआ दिखा। देखते मैंने गाड़ी की रफ्तार कम कर ली और हॉर्न देने लगा पर वो जो कोई भी था वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मैंने रमेश को धीमी आवाज़ में कहा, यार कौन है ये जो हट ही नहीं रहा है? तभी रमेश ने मुझे लड़खड़ाती हुई आवाज़ में गाड़ी भगाने को कहा। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि रमेश बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। मैं अभी रमेश से पूछने ही वाला था कि तू इतना घबराया हुआ क्यों है कि तभी रमेश के दांत आपस में कटकटाने लगे। तभी मेरा ध्यान रमेश की उंगली की तरफ गया जो कि सामने की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने झट से सामने देखा तो सामने कोई भी नहीं था पर जब मैंने रमेश की तरफ देखा तो अब वो बेहोश हो चुका था। रमेश को बेहोश देखकर मैं घबरा गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी मुझे याद आया कि स्टेशन जाने वाले रास्ते पर एक हॉस्पिटल पड़ता है। लिहाजा मैंने गाड़ी को तुरंत ही वहाँ से निकाला और मुझे डर था कि कहीं रमेश को कुछ हो ना जाए। तो मैंने एक बार रमेश के घर पर फ़ोन भी लगाया ताकि उसके पापा को पता चल जाए कि रमेश की तबीयत खराब हो गई है, पर फ़ोन नॉट रीचेबल जा रहा था। मैंने फ़ोन रखा और ड्राइविंग करने लगा। गाड़ी चलाते हुए मैंने रमेश को कई बार आवाज़ भी दी पर उसमें कोई हलचल ही नहीं हुई। अब मेरी एक नज़र रमेश पर थी तो दूसरी गाड़ी चलाने पर। इसी बीच मेरा ध्यान रमेश के मुंह से निकल रही झाग पर गई जिससे साफ था कि रमेश की हालत और भी खराब होती जा रही है। मुंह से झाग निकलते देख अब मेरा माथा ठनक गया था। मेरे मन में उल्टे सीधे सवाल उमड़ने लगे जिससे मेरा दिमाग और भी खराब हो गया था। तभी ड्राइव करते हुए मेरी नज़र सड़क से कट रहे एक रास्ते पर गई जो कि पुराना रास्ता था और उस रास्ते को देखकर मुझे याद आया कि ये रास्ता तो सीधा हॉस्पिटल ही जाता है, पर अब इस रास्ते से कोई आता जाता नहीं था। पर मुझे किसी तरह जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना था तो मैंने ज़्यादा बिना सोचे समझे गाड़ी को शॉर्टकट रास्ते की ओर मोड़ लिया। रास्ते के दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ थी। कच्चा रास्ता था तो गाड़ी ज़्यादा स्पीड में नहीं भाग रही थी, लिहाजा मैं किसी तरह गाड़ी को आगे बढ़ाता रहा। अभी मैं आधे रास्ते पहुंचा ही था कि तभी मुझे रमेश के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुरंत ही गाड़ी रोकी और रमेश को संभालने लगा और रमेश को पानी पीने के बाद थोड़ा अच्छा लगने लगा तो मैंने पूछा, तो ठीक तो है ना?
इस पर उसने हाँ में सर हिलाया तो मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। ऐसा लग रहा था मानो संकट का पहाड़ सर से हट गया हो, पर अब आगे जो होने वाला था उसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल रमेश होश में आते ही बोला, अरे ये किधर गाड़ी मोड़ दी तूने? हमें तो रेलवे स्टेशन जाना था ना। फिर इस पर मैंने बताया कि अभी हम हॉस्पिटल के रास्ते पर है, क्योंकि अचानक ही रास्ते में तेरी तबीयत बिगड़ गई थी। पर मेरी बात पर रमेश को बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ हुआ कुछ भी याद नहीं था, जिससे मुझे अंदाजा हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा मैंने रमेश से ज़्यादा बहस नहीं की और चुपचाप गाड़ी को वापस से रिवर्स में लेते हुए मैंने सड़क की ओर जाने लगा। अभी मैंने गाड़ी रिवर्स में ली ही थी कि तभी पिछली सीट से आवाज़ आई, गाड़ी पीछे क्यों ले रहे हो? मुझे तो हॉस्पिटल जाना है। अचानक से ये आवाज़ सुनते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, हाथ पैर भी थरथराने लगे। और वो आवाज़ सुनने के बाद मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एक नज़र पीछे देख लूं। जहां अब मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था, तो वहीं रमेश अब एक बार फिर बेहोश हो चुका था। रमेश को फिर से बेहोश होता देख मैं एक बार फिर शॉक्ड हो गया। मैं रमेश को देख ही रहा था कि तभी गाड़ी अचानक ही अपने आप चलने लगी। गाड़ी को यूं चलता देख मैं हैरान हो गया। डर से मेरा हाल बेहाल हो गया था। मैं इतना घबरा गया कि चलती गाड़ी से मैं कब कूद गया मुझे पता ही नहीं चला। कूदते ही मैं सीधा मेन सड़क की तरफ भागा। मेरी हिम्मत तक नहीं हुई कि मैं एक बार पीछे मुड़कर देख लूं। सिर्फ मैं सीधा भागता रहा और सड़क पर जाकर ही सांस ली। मैं हाफते हुए सड़क पर इधर उधर देख रहा था कि कोई मिल जाए, पर वहाँ सन्नाटा और खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर कुछ देर में जब एक तेज रोशनी आती हुई दिखी तो थोड़ी सी हिम्मत जगी। मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया और उस आती हुई गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगा। गाड़ी की स्पीड को देखकर मैं डर के मारे साइड में हट गया और वो गाड़ी मेरे सामने से दंदनाती हुई निकल गई। वो तो अच्छा था कि मैं हट गया, नहीं तो वो मुझे कुचल देती। लिहाजा मैं साइड में खड़ा होकर अगली गाड़ी को हाथ देते रोकने की कोशिश करने लगा, पर किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी। फिर काफ़ी देर मशक्कत करने के बाद एक बाइक आती हुई दिखी। जब मैंने हाथ दिया तो वो बाइक मेरे पास आकर रुकी, जिस पर 2 लोग बैठे हुए थे। बाइक के रुकते ही उस बाइक वाले ने मेरा नाम लेते हुए कहा, अरे दीपक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या हुआ तुम्हें? उनके मुंह से अपना नाम सुनते ही जब मैंने उनके चेहरों पर गौर किया तो पता चला कि वो दोनों तो मेरे ही पड़ोसी हैं। मैंने तुरंत ही सारी बात उन दोनों को बता दी और मेरी बात सुनने के बाद उन दोनों के चेहरों की हवाएं उड़ गई। उन दोनों को मेरी बात पर यकीन तो नहीं हो रहा था, पर वो ये भी अच्छे से जानते थे कि मैं झूठ नहीं बोलता। लिहाजा उन दोनों ने मुझे अपनी बाइक पर बैठने को कहा और बाइक को उसी रास्ते पर मोड़ लिया जिस रास्ते पर हमारी गाड़ी गई थी। उस रास्ते पर अब गाड़ी तो नहीं दिख रही थी, पर गाड़ी के निशान जरूर थे, जिनके सहारे हम आगे बढ़ते गए। रास्ता गीला था तो टायरों के निशान साफ साफ दिख रहे थे, जिससे हमें आगे बढ़ने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो रही थी। पर हाँ, 1-2 बार बाइक फिसलते हुए जरूर बची थी। पर जब हम गाड़ी के पास पहुंचे तो हमने पाया कि गाड़ी हॉस्पिटल के डिस्पोजल एरिया में खड़ी है। वो एरिया हॉस्पिटल से लगभग आधा किलोमीटर दूर था, जहां सिवाय अंधेरे और सन्नाटे के कुछ भी मौजूद ही नहीं था। तभी मैंने और मेरे दोनों साथियों ने जल्दी से कार के अंदर देखा तो रमेश कार के अंदर नहीं था। हमने बाहर इधर उधर भी खोजबीन की और जोर जोर से आवाज़ भी दी, पर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। हम सभी हैरान थे कि रमेश गाड़ी में से कहाँ चला गया। अब मेरे दिमाग में रमेश को लेकर उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। मैं इतना हताश हो चुका था कि मेरी आंखों में आंसू तक आ गए। तभी मेरी नज़र सामने रमेश के जूते पर पड़ी, जो कि खून में सना हुआ था। उससे मुझे ऐसा लगा मानो रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे मेरे एक साथी की आवाज़ आई, जो हमें अपने पास आने को बोल रहा था। तभी हम दोनों झट से उसके पास गए तो उसने हमें नीचे ज़मीन में हो रहे एक गड्ढे की ओर इशारा किया और बोला, अरे ये देखो, ये गड्ढे में मिट्टी हिल रही है। जब हमने नीचे देखा तो वाकई वो मिट्टी हिल रही थी और साथ ही वो मिट्टी खून में भी सनी हुई थी। ये देखकर हम तीनों डर गए कि इस गड्ढे की मिट्टी आखिर हिल क्यों रही है। तभी मेरे एक साथ वाले ने साइड में पड़े एक डंडे को उठाया और धीरे से उस मिट्टी को कुरेदने लगा। अभी कुछ मिट्टी हटी ही थी कि तभी हमें ऐसा लगा कि उस ज़मीन के नीचे कोई दफन है। मुझे इस बात का डर था कि कहीं ज़मीन के अंदर से रमेश ना निकले। अभी मैं मन ही मन भगवान से यही दुआ मांग रहा था कि तभी मिट्टी कुरेद रहे आदमी ने कहा, अभी ये तो किसी औरत की लाश है। फिर जब मैंने देखा तो सच में वो एक औरत की ही लाश थी। अभी हम तीनों उसी लाश को देख रहे थे कि तभी उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी।
वो मंजर इतना भयानक था कि उस वक्त हम तीनों ही वहाँ से चीखते भाग खड़े हुए। मैं तो इतना डर गया कि वहाँ से बाहर जाने की जगह उल्टा उस हॉस्पिटल के डिस्पोजल एरिया के और भी अंदर चला गया। और जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अकेला पड़ गया हूँ तो मैं समझ गया कि मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। अभी मैं वहाँ से निकलने का रास्ता ही खोज रहा था कि तभी मुझे एक बहुत ही तेज़ चीख सुनाई दी। वो चीख सुनते ही मेरे पूरे बदन में सिरहन सी कौंध गई और जब मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी जो अब चीखते वहीं मंडरा रही थी तो उसका वो रूप देखकर साफ था कि वो बहुत ही गुस्से में है। लिहाजा मैं उसकी नज़र से बचने के लिए वहीं कूड़े के ढेर की आड़ में छिप गया और उस चुड़ैल का जाने का वेट करने लगा। कुछ देर वहीं मंडराने के बाद वो चुड़ैल वहाँ से चली तो गई, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वहाँ से निकलकर भाग जाऊँ। मैं ये तो समझ गया था कि अगर इस वक्त मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं पक्का उस चुड़ैल के हत्थे चढ़ जाऊँगा। मेरे लिए यही बेहतर था कि मैं यहीं छुपे रहूँ और सुबह होने तक का वेट करूँ। हालांकि ऐसा करना भी खतरनाक ही था, पर मुझे यही सही लगा। लिहाजा मैं वहीं बड़ी खामोशी के साथ दुबका रहा। धीरे धीरे रात और भी गहराती गई और वो चुड़ैल भी अब ना तो कहीं दिखाई दे रही थी और न ही उसकी चीखें सुनाई दे रही थी, जिससे मुझे थोड़ी राहत तो मिली थी, पर घबराहट अभी भी वैसे ही बनी हुई थी। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वो चुड़ैल फिर से लौट आई, पर वो अकेली नहीं थी। वो अपने साथ किसी को घसीटे ले जा रही थी। उस चुड़ैल को फिर से वहाँ देखकर फिर से मेरी हवाइयाँ उड़ने लगी, पूरा शरीर थरथराने लगा। फिर जब मैंने उस चुड़ैल को उस आदमी को बीच में चीरते हुए देखा तो अचानक मेरे अपने आप ही चीख निकल गई और मेरी चीखते उस चुड़ैल की नज़र मेरे पर पड़ गई। मेरे पर नज़र पड़ते ही वो चुड़ैल उस आदमी को छोड़कर मेरी तरफ दौड़ी और उसे अपनी तरफ आता देख मैं भी उस कूड़े की ढेर से बाहर निकलता हुआ पूरी रफ्तार के साथ भागा। अभी मैं पूरे दम से भाग ही रहा था कि तभी मैं मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। इससे पहले मैं उठ पाता कि उस चुड़ैल ने मेरा एक पैर पकड़ लिया और मुझे भी उस पहले आदमी की तरह घसीटते हुए वापस से उसी ओर ले जाने लगी जहां उसने उस आदमी को बीच में से फाड़ा था। मैंने काफ़ी कोशिश की अपने आप को उस चुड़ैल से छुड़ाने की, पर छुड़ा ही नहीं पाया। अब ऐसा लग रहा था कि मौत पक्की है कि तभी सामने से तेज रोशनी आती हुई दिखी और फिर लोगों के शोर शराबा और उस तेज रोशनी के चलते उस चुड़ैल ने मेरा पैर एकदम से छोड़ दिया और वहाँ से वो भाग गई। मैं भी फौरन ही उठा और उस रोशनी की तरफ भागा और जब मैं उस रोशनी के करीब पहुँचा तो मैंने देखा कि गांव के बहुत सारे लोग कई गाड़ियों में भर भर के आए हैं। उस रात सभी ने उस चुड़ैल को वहाँ खूब ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। पर सुबह होते होते गांव वालों को 4-5 लाशें मिली, जिनमें से एक लाश रमेश की भी थी। उस रात मेरी जान तो बच गई, पर मैंने अपने सच्चे दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। रमेश के परिवार वाले आज भी इस हादसे से उभर नहीं पाए हैं। उस रात जो मैंने देखा और महसूस किया वो कभी कोई नहीं कर सकता। असल में डर क्या होता है ये तभी पता चलता है जब आपको अपनी मौत सामने नजर आए, जैसा कि मुझे नजर आया था। इस हादसे के तकरीबन 3 महीने बाद जब ये बात पूरे गांव में फैल गई कि एक चुड़ैल हॉस्पिटल के डिस्पोजल एरिया में रात को घूमती है, तब से लोगों ने उस रास्ते से आना जाना ही छोड़ दिया है। चूँकि वहाँ से 5 लाशें बरामद हुई थी, जिससे पुलिस महकमा भी इस बात की तब से इसमें लगा हुआ था कि आखिर सच में इन हत्याओं के पीछे किसी चुड़ैल का हाथ है या फिर कोई शातिर हत्यारा चुड़ैल की आड़ में ये सारा खेल खेल रहा है। लंबे छानबीन के बाद पुलिस महकमे को कुछ खास हाथ तो नहीं लगा, पर एक बात सामने आई कि वहाँ काफ़ी साल पहले एक दंपति लापता हुए थे, जिनकी लास्ट लोकेशन उसी एरिया के आसपास की थी। शायद उन्हीं दोनों दंपतियों की क्रोधित आत्माएं वहीं पर भटक रही हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।